हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में कन्फेशन का लेक्चर पढ़ेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का 16वां लेक्चर है। कन्फेशन संबंधी प्रावधान एविडेंस एक्ट में सेक्शन 24 से लेकर 30 तक किए गए। कन्फेशन शब्द की परिभाषा एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है, तो इसके में जो एनालॉजी है एडमिशन से ही समझनी पड़ेगी। चूंकि कन्फेशन जो टॉपिक है हमारा वो है एडमिशन के अंतर्गत ही बताया गया है। जो एडमिशन 17 से 31 तक है, तो 24 से 30 वाला जो कन्फेशन का प्रोविजन उसी के अंतर्गत है। इसका मतलब ये हुआ कि कन्फेशन एडमिशन का ही पार्ट है, उसी की एक स्पीसीज है। तो इसीलिए कन्फेशन को हम एडमिशन की एक स्पीसीज कहते हैं। एडमिशन को बोलते हैं जीनस और कन्फेशन को बोलते हैं स्पीसीज। इसीलिए ये भी कहते हैं कि जितने भी कन्फेशन है वो सारे एडमिशन है, क्योंकि उधर से उत्पत्ति हुई एडमिशन से, और सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होते हैं। तो वही हमने लिखा कि कन्फेशन की कोई परिभाषा किसी सेक्शन में नहीं दी गई है। एडमिशन जीनस है और प्रत्येक कन्फेशन एडमिशन होता है, परंतु प्रत्येक एडमिशन कन्फेशन नहीं होता। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक वाइड रेंज में समझे एडमिशन को, कि एडमिशन जब हम सिविल मामलों में करते हैं तो उसे एडमिशन ही कहते हैं, परंतु जब एडमिशन हम क्रिमिनल मामलों में करते हैं तो हम एडमिशन को कन्फेशन के रूप में समझ सकते हैं। यानी कि आप ये समझें कि यदि आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल मामलों में कोई अभियुक्त ये कहता है कि मैंने अपराध किया है, किसी तथ्य को स्वीकार कर लेता है, तो हम बोलेंगे कन्फेशन किया। कन्फेशन यानी कि कन्फेस करना, अर्थात अपने अपराध को स्वीकार करना। यानी कि अपराध को स्वीकार करना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने लाठी उठाई, या ये चाकू मेरा है, या ये पिस्टल मेरी है, मैं उसके घर में घुसा, और ये सब क्या है? कन्फेशन नहीं है, एडमिशन ही है। क्योंकि यहां पर लाठी उठाना या फिर घर में घुसना कोई अपराध नहीं है ना। परंतु ये कि लाठी से मैंने ही राम को मारा, या फिर चाकू से ही मैंने इनाम के व्यक्ति पर वार किया, तो ये कन्फेशन है। तो इस संदर्भ में जब एडमिशन आपराधिक मामलों में होता है तो एडमिशन को हम कन्फेशन कहेंगे। ये हमारा कहा गया था साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। आगे जैसे कि हम जानते हैं कि कन्फेशन शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, तो कन्फेशन की परिभाषा को मिस्टर स्टीफन महोदय ने समझाने का प्रयास किया। तो जब आप मेंस लिखेंगे स्टीफन की परिभाषा को जरूर लिखेंगे। तो उन्होंने बताया कि कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन क्या है? कि ऐसा एडमिशन है और ऐसे समय में किया जाता है जिस पर क्या है, मेड बाई एट एनी टाइम बाई अ पर्सन चार्ज विद अ क्राइम। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर किसी अपराध का चार्ज है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये अपराध मैंने किया है। स्पष्ट रूप से या तो ये कहे कि मैंने अपराध वो किया है, या फिर साफ साफ स्पष्ट रूप से कहे तो नहीं कि मैंने अपराध किया है, परंतु उन लगभग तथ्यों से अनुमान लगाया जा सके, अनुमान लगा ले कि हाँ अपराध उसने किया है, तो भी हम कन्फेशन ही समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज विद अ क्राइम। क्या कहता है? स्टेटिंग, ये कहता है स्टेटिंग दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम। वो ये कहता है कि मैंने अपराध किया है। या सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस, कोई हम ऐसा अनुमान लगा सके दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, या फिर उससे अनुमान लगा सके कि उसने अपराध किया है। यानी कि या तो सीधा सीधा स्वीकार कर लो अपराध उसने किया, या फिर तथ्यों से अनुमान लगा लो कि इसने अपराध किया, तो भी वो कन्फेशन मान लिया जाएगा। यानी कि दो चीजें हैं, अनुमान वाली बात और साफ साफ स्पष्ट स्वीकार करने वाली बात। अब इस संदर्भ में जब हम आगे जाके देखते हो तो हाई कोर्ट ने, जो कुछ हाई कोर्ट थे, उन्होंने स्टीफन के दोनों पॉइंटों को स्वीकार किया। यानी कि अनुमान वाली बात भी और सीधे सीधे स्वीकार करने वाली बात भी। परंतु कुछ हाई कोर्ट ने अनुमान वाली बात को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कन्फेशन तभी माना जाएगा जब कोई व्यक्ति साफ साफ अपने अपराध को स्वीकार करे। अतः इस स्थिति से कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई कि भाई अब कन्फेशन समझें किसको? या तो स्पष्ट कोई व्यक्ति कहे तभी कन्फेशन माना जाएगा, या फिर अनुमान के आधार पर भी, अनुमान से ही हम कन्फेशन लगा सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो गई, डाउट वाली स्थिति हो गई। तो ये डाउट वाली स्थिति 1939 तक चली। सन 1939 में प्रीवी काउंसिल ने, लॉर्ड एटकिन ने
पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के मामले में इस स्थिति को क्लियर कर दिया। और पकाला नारायण स्वामी के मामले में ये प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि भाई स्टीफन महोदय की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने कहा कि कन्फेशन वही होता है जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने अपराध को स्वीकार करे, नंबर 1, और नंबर 2, अथवा या सारतम समस्त तथ्यों को स्वीकार कर ले जिससे अपराध गठित होता है। दो चीजों में से कोई भी हो जाए, कन्फेशन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ईदर एडमिट इन टर्न द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। या तो उन तथ्यों को स्वीकार कर ले, स्पष्ट रूप से अपराध को स्वीकार कर ले, या फिर सब्सटेंशियली सारे तथ्यों को स्वीकार कर ले जिससे अपराध बनता है। और जो तीसरी चीज उन्होंने कही, ये बात भी कही कि कोई ऐसा एडमिशन जो गंभीर रूप से उसे अपराध में फंसाता है ना, चाहे गंभीर रूप से उसे फंसाए या निश्चयात्मक रूप से अपराध में फंसाए, तो वो एडमिशन अपने आप कन्फेशन नहीं हो जाता। तो उन्होंने प्रिवी काउंसिल ने अनुमान वाली बात को जो स्टीफन महोदय ने कही थी उसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है ना। तो ये प्रिवी काउंसिल ने, हमने 3-4 पॉइंट लिखे, ये बताए। पहली डिनाई द स्टीफन, और फिर दूसरी उन्होंने कही भाई सारी तथ्यों को, अपराध को स्वीकार कर ले, या फिर सारता सभी तथ्यों को स्वीकार कर ले, और एन एडमिशन ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग, और या फिर कॉन्क्लूसिवली इंक्रिमिनेटिंग, तो वह कन्फेशन नहीं होगा। अब ये भी हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट ऐसा हो या फिर कोई कन्फेशन ऐसा हो जिसमें एक चीज तो अपराध में फंसाने वाली हो और एक चीज अपराध से निकालने वाली हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं कहूं कि मैंने ए नाम के व्यक्ति पर गोली चलाई, या फिर मैंने ए नाम के व्यक्ति के घर से उसकी घड़ी चुराई, है ना। तो यहां पर ये चीज मैंने कही कि मैंने ए के घर से घड़ी ली, या फिर मैंने उस पर लाठी से वार किया, ये क्या है, कन्फेशन वाला भाग है। परंतु ये चीज कि मैंने लाठी से इसलिए मारा था क्योंकि वो मेरे पर वार कर रहा था, इनकी डिफेंस में वार किया, अपने बचाव में वार किया, या फिर मैंने घड़ी इसलिए वहां से उठाई क्योंकि वो मैंने अपनी समझी थी। तो दूसरा वाला पार्ट जो मैंने बोला, ये क्या है, मुझको उस अपराध से निकालने वाला है। यानी कि जब कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जिसका एक भाग तो अपराध में फंसाने वाला हो और दूसरा अपराध से निकालने वाला हो, तो इसको बोलते हैं इनकल्पेटरी, फंसाने वाला भाग, और अपराध से निकालने वाले को बोलते हैं एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। यानी कि जब इस प्रकार का कन्फेशन हो, कन्फेशन कंटेन एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, फिर क्या स्थिति होगी। तो इस संदर्भ में पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बताया उसको समझते हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल द्वारा जो पकाला नारायण स्वामी के केस में जो डिसीजन दिया था उसको स्वीकार कर लिया, और ये कहा कि भाई कन्फेशन तभी होगा जब कोई व्यक्ति अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार करे या फिर सारतः समस्त तथ्यों को स्वीकार कर ले, तब अपराध गठित होगा, नंबर 1। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी बोली पलविंदर कौर के केस में, उन्होंने कहा कि कोई स्टेटमेंट इस प्रकार का हो, मिक्स स्टेटमेंट हो, अर्थात उसमें एक्सकल्पेटरी पार्ट भी हो और इनकल्पेटरी पार्ट भी हो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो फंसाने वाला भाग है उसको तो स्वीकार कर लो और एक्सकल्पेटरी पार्ट यानी जो उसको अपराध से मुक्त करने वाला भाग है उसको हटा दो और उसे सजा दे दो। ऐसे नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा या तो भाई सारे के सारे तथ्यों को स्वीकार करो या फिर किसी को स्वीकार मत करो, और इस प्रकार की स्थिति में क्या करना चाहिए, वह जो अभियुक्त है वह दोष मुक्ति का आधार बन जाता है। इस मामले में हुआ यह था पलविंदर कौर के केस में, इस मामले में यह था कि एक फीमेल पर यह आरोप लगा था कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है। अब यह चीज कि उसने जब डेड बॉडी मिली हस्बैंड की, उसने ये कहा कि जहां पर दवाई रखी थी, जहां पर उसकी जो एक केमिकल की बोतल रखी थी अलमारी में, वहां पर मैंने दवाई रख दी थी और गलती से मेरे पति ने दवाई की जगह पर केमिकल की वो बोतल पी ली और जिससे वो मर गया, और मैं डर गई थी इसलिए उसकी डेड बॉडी को मैंने कुएं में फेंक दिया। तो यहां पर यह चीज कि हाँ वो क्या शीशी मैंने ही वहां रखी थी और ये चीज के भूल से रखी थी, भूल से उसने पिया और मैं डर गई थी। तो यहां पर दो स्टेटमेंट है, एक अपराध में फंसाने वाला है और दूसरा अपराध से निकालने वाला है। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था।
तो जो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कहा कि भाई या तो पूरे तत्व को स्वीकार करो या पूरे को रिजेक्ट करो, ये नहीं कर सकते कि एक को केवल जो फंसाने वाला है उसको ले लो और जो दोष मुक्त करने वाला है उसको हटा दो। तो ये वाली रूलिंग जो अपनाई गई थी कई सारे केसों में भी अपनाई गई। तो कौन कौन से केस हैं? वह आपका है बाल मुकुंद का केस है, जसवंत सिंह का केस है, हनुमंत सिंह का केस है। तो इन सब केसों में भी यही रूलिंग अपनाई गई कि यदि कोई कन्फेशन जो एक्सकल्पेटरी भी है, इनकल्पेटरी भी है, तो या तो पूरा का पूरा स्वीकार करो या पूरा का पूरा रिजेक्ट करो। आप केवल एक के आधार पर आधा पार्ट स्वीकार करें, आंशिक रूप से स्वीकार करके उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते, है ना। तो ये चीज है। अब जब आगे देखें ये स्थिति चल रही थी तो इंग्लिश विधि में कुछ डेवलपमेंट हुआ। आर वर्सेस स्टोरी के मामले में इंग्लिश विधि में कोर्ट ने कुछ नई रूलिंग प्रतिपादित की, और जो आर वर्सेस स्टोरी के रूल में जो केस में जो रूलिंग प्रतिपादित की, सेम रूलिंग निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये भी फॉलो कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कन्फेशन, कोई स्टेटमेंट इस प्रकार का है जो आधा भाग फंसाने वाला है और आधा भाग अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाला है, तो कोर्ट ने कहा कि जो अपराध में उस व्यक्ति को फंसाने वाला भाग है उसको स्वीकार कर सकते हो, और वो पार्ट जो अपराध से उस व्यक्ति को निकालने वाला है उसको आप इंकार कर सकते हो, हटा सकते हो। तो यानी कुछ डिफरेंट उन्होंने रूलिंग बताया, उन्होंने कुछ बताने का प्रयास किया, परंतु कोर्ट ने ये कहा कि जो दोषमुक्त करने वाला भाग है उसे तब आप हटा सकते हो जब वह विश्वसनीय ना हो, जब उन दोनों तथ्यों की साक्ष्य पुष्टि हो जाए और वह असंभव सा लगे, तभी आप दोष मुक्ति करने वाले भाग को हटा करके और जो दोष सिद्ध करने वाला है यानी कि इनकल्पेटरी पार्ट है उसके आधार पर अभियुक्त को आप सजा दे सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा आशय ये नहीं है कि हम पलविंदर कौर के केस को, बाल मुकुंद, जसवंत सिंह के केस को, निर्णय को रखना चाह रहे हैं। कोर्ट ने यह कहा कि यहां पर निशिकांत झा के मामले में जो परिस्थितियां वो डिफरेंट थी। इस मामले में हुआ यह था, निशिकांत झा के मामले में, कि एक व्यक्ति पर आरोप था कि उसने अपने फ्रेंड की हत्या कर दी। अब यह चीज को फ्रेंड की हत्या करने के पश्चात उसे नदी की तरफ जाते हुए देखा, और वो देखा कि फटाफट जा रहा था, वहां पर अपने कपड़े धो रहा था और वो कपड़े बरामद हुए और उन कपड़ों पर खून के निशान थे। उसके पास से चाकू भी बरामद हुआ, और जब उससे पूछा गया उस व्यक्ति से तो उसने कहा, वो डिफरेंट स्टेटमेंट बोल रहा था। कभी बोल रहा था कि चोर पकड़ने, मवेशियों को पकड़ने वाले, जानवरों को पकड़ने वाले कुछ व्यक्ति आ गए थे, तो उस दौरान कुछ मुझे खून के छींटे लग गए। एक बार कहने लगा कि ट्रेन में दो व्यक्ति आपस में लड़ने लगे थे तो मैं वहां पर उनको बचाने के लिए पहुंचा, तो उस बचाने में मेरे चोट लग गई। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट बोल रहा। तो कोर्ट ने इस प्रकार के स्टेटमेंट को, जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है, जो उसे दोष मुक्त करने वाले भाग हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया, और जो उसे फंसाने वाले भाग हैं केवल इस आधार पर उसे दोष सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से कन्फेशन संबंधी हमने विभिन्न विधियों को समझा कि कैसे कैसे हमारा आया। दूसरा, हम कन्फेशन को तभी स्वीकार करेंगे जब वह एक तो स्वतंत्र सम्मति से दिया गया हो, स्वतंत्र हो, सत्य हो, रिलायबल, विश्वसनीय हो, बिना किसी दबाव के हो, है ना, अपने स्वतंत्र मन से दिया गया हो और क्लियर हो, स्पष्ट मीनिंग निकल रहा हो, तब हम कन्फेशन के आधार पर, तब हम कन्फेशन को समझेंगे और उस व्यक्ति को दोषित कर सकते हैं। और ये सारी जो मैंने बताया अब्दुल रज्जाक वर्सेस स्वर्ण सिंह के मामले में भी प्रतिपादित किया गया। तो इस तरीके से कन्फेशन संबंधी हमारा एक वाइड चीज है, इसको आप बार बार देखिएगा और मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा कि कन्फेशन किसे कहते हैं। और इसमें हमारा कन्फेशन किसे कहते हैं, कन्फेशन के दोनों रूप हो गए, इनकल्पेटरी, एक्सकल्पेटरी, और सारे केसेस हो गए। थैंक यू।